Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Arshim Mishra came up with my channel Yours Medico's Library. So guys, इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है एरिथमिया। गाइस, एरिथमिया बहुत सारे टाइप के एरिथमिया होते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट एरिथमिया के बारे में ही बताऊँगा। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एरिथमिया को समझाने से पहले मैं आपको एक ईसीजी वेव का कोरिलेशन बता दूँ एसए नोड एवी नोड के साथ। देखिए, आपने ईसीजी वेव बहुत बार पढ़ा होगा, तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा। सबसे पहले मैं बता दूँगा, आपने पढ़ा होगा एसए नोड एवी नोड, बंडल ऑफ पीस और पल्किंजर फाइबर। ओके, तो जो एट्रिया को जो कंट्रोल होता है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट या उसका कंट्रोल एसए नोड करता है और वेंट्रिकल को करता है बंडल ऑफ पीस और पल्किंजर फाइबर। तो अब हम समझते हैं, जो एसए नोड होता है, ओके, वो पेसमेकर होता है। तो एसए नोड यहाँ पी वेव के रिलेटेड होता है। पी वेव मतलब एसए नोड, और जो एसए नोड और एवी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पी आर। ठीक है। और जो क्यू आर एस होता है वो वेंट्रिकल को डिसाइड करता है कि वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। बट गाइज, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, हार्ट रेट को ये सब नहीं डिसाइड करते। हार्ट रेट को डिसाइड करता है डिस्टेंस बिटवीन आर और आर। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको आर, तो आर आर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिसाइड करता है हार्ट रेट, जिसका फॉर्मूला है 300 अपॉन आर आर। मतलब 300 अपॉन आर आर मतलब एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, और आप जो भी बॉक्स दो आर के बीच में डिसाइड कर सकते हो उसको आप 300 से डिवाइड कर लो, और जो भी हार्ट रेट आएगा आपको ईसीजी में पता चल जाएगा। तो अभी आपको फोकस क्या करना है कि ऐसे नोड क्या डिसाइड करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया को डिसाइड करता है जो पी वेव है। और ऐसे नोड से एवी नोड के बीच का डिस्टेंस को पी आर बोलते हैं, पी आर वेव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम उसको डिसाइड करेंगे। देखिए, पी आर जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर पी आर वेव बढ़ गया तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। ओके, तो उसको हम आगे देखते हैं। देखिए, ये जो कार्डिक एरिथमिया होता है, इसका मतलब क्या होता है? एरिथमिया का मतलब क्या होता है? ए मतलब एब्सेंस ऑफ रिदम या इर्रेगुलर रिदम। इसमें इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है कि या रिदम बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। कम हो सकता है मतलब ब्रेडिकार्डिया, जिसमें मोर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होता है, और टैकी में क्या होता है कि मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। तो पूरा मिला के अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आपको नाम से पता चल जाता है। एरिथमिया मतलब एबनॉर्मल एरिदम। ओके, एबनॉर्मल रिदम, ब्रेडी या टैकी। इसमें एटियोलॉजी बहुत सारे आते हैं गाइस। इसमें मैं कुछ ही एटियोलॉजी के बारे में बताऊंगा, आप इसमें देख सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी अगर ब्लॉकेज आ गया कोरोनरी आर्टरी में तो उसमें हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है, या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब कि पोटेशियम का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ गया, हाइपरकैलेमिया हो गया, तो आप ईसीजी में टी वेव को देख सकते हैं कि लॉन्ग हो जाता है, और हाइपोकैलेमिया हो गया तो टी वेव शॉर्ट हो जाता है। तो और भी तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो डिसाइड करते हैं हार्ट रेट को। उसके बाद आता है हार्ट मसल डैमेज या इश्कीमिया हार्ट डिजीज़ के ऊपर। ओके, और ड्रग्स भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम अभी आगे बात करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग के बारे में, जो कैसे हार्ट को अल्टर करते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया था, पी आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। जो ये पी और आर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। अगर पी आर कम हो गया तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो इसमें हम डिसाइड करेंगे शॉर्ट पी आर, मतलब कि जो पी और आर का डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इसका एग्जांपल है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम और लॉन्ग गेनॉन लेवाइन सिंड्रोम। ओके, तो अभी इसमें क्या मेन जो मैकेनिज्म होता है वो मैं आपको समझा दूं। जैसे मैंने बताया था कि एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हिस और पर्किंसन फाइबर जो वेंट्रिकल को डिसाइड करता है। तो अभी इसमें वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या आता है कि इसमें जो ऐसे नोड से जब करंट आता है ना, तो वो एवी नोड आता ही नहीं है। देखिए, एवी नोड पर जब भी करंट आता है ना, वो डिले होता है, फिजियोलॉजिकल है, 0.1 सेकंड का डिले होता है। ये फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है। ओके, तो जब भी ऐसे नोड से करंट एवी नोड पर आएगा तो यहाँ डिले होगा। बट अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आती है ना, कि जब ऐसे नोड से करंट आता है तो ये इस प्रोसेस को नहीं फॉलो करता, वो इस प्रोसेस को फॉलो करके इंटरमायोसाइटिक कंडक्शन फॉलो करता है। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि पी आर को कौन डिसाइड करता है? एसए नोड और एवी नोड का जो डिस्टेंस होता है वो पी आर को डिसाइड करता है, और यहाँ डिले होगा। ओके, बट जो करंट होता है वुल्फ पार्किंसन में, उन्होंने तो एवी नोड को फॉलो किया ही नहीं, उन्होंने डायरेक्ट इस बंडल को फॉलो किया। तो इससे क्या होगा कि जो डिले होगा ये यहाँ डिले नहीं हो पाएगा, तो जल्दी करंट पास हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि वेंट्रिकल जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ओके, तो ये इसमें क्या होता है, पी आर शॉर्ट हो जाता है। पी आर शॉर्ट होगा मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ओके, वहीं लॉन गेनॉन लेवाइन सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ क्या होता है कि जो ऐसे नोड, देखो ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड है। ओके, और ये बंडल ऑफ हिस और ये पुर्किंजन फाइबर है। तो इसमें क्या होता है ना, ऐसे नोड से डायरेक्टली वो बंडल ऑफ हिस में चले जाता है। ओके, या एवी नोड को बाईपास कर देता है, ये एवी नोड को बाईपास कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्टली करंट गया इसमें बंडल ऑफ हिस में, तो इसमें भी जो पी आर होता है ना वो शॉर्ट हो जाता है। क्योंकि देखो, शॉर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि एवी नोड पर करंट जब आती है ना तो स्लो हो जाती है।
तो इन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया, तो इन्होंने करंट जल्दी पास हो गया, तो इसमें क्या होता है, पी आर शॉर्ट हो गया, मतलब हार्ट रेट बढ़ गया। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो। तो ये दो एग्जाम्पल है, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम और लॉन केनॉन लेवाइन सिंड्रोम। ओके, तो इसमें आप जब भी ईसीजी चेक करोगे ना, तो उसमें आपको ईसीजी में जो दोनों में ही पी आर शॉर्ट मिलेगा। बट अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वुल्फ पार्किंसन है या लॉन केनॉन लेवाइन सिंड्रोम है? देखिए, जो इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि इसमें ऐसे नोड से आता है करंट और डायरेक्टली यहाँ से पास हो जाता है इंटरमायोसाइटिक कंडक्शन में। तो इन्होंने यहाँ एवी नोड को पास किया ही नहीं, और यहाँ उसके नीचे है क्यू वेव, जिसको हम बंडल ऑफ हीट बोलते हैं ना, वो क्यू वेव डिसाइड करता है, तो यहाँ आया ही नहीं। ओके, तो अगर यहाँ क्यू आया ही नहीं तो ये क्यू वेव यहाँ शो होगा ही नहीं। ओके, तो देखिए ये नॉर्मल होता है, और यहाँ क्यू वेव शो नहीं हुआ, तो ये एक अपरिज, एक तरीके से तुम्हें आपको डेल्टा वेव देखने मिलेगा। ओके, तो और इसमें क्यू आर एस वेव ब्रॉड हो जाता है, तो क्यू आर एस कौन डिसाइड करता है? वेंट्रिकल। ओके, और यहाँ क्या होता है कि देखो, ऐसे नोड से करंट डायरेक्टली बंडल ऑफ हीट में आ गया, इन्होंने बाईपास कर दिया एवी नोड को, तो क्यू वेव यहाँ होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्यू वेव कहाँ होगा? लॉन गेनॉन लेवाइन सिंड्रोम में क्यू वेव आपको शो मिलेगा, और वुल्फ पार्किंसन में नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ डेल्टा वेव शो होता है, और क्यू आर एस यहाँ ब्रॉड मिलता है, और यहाँ क्यू आर एस नॉर्मल मिलता है। अब दोनों का ही ट्रीटमेंट है ना, ड्रग ऑफ चॉइस फ्लेकेनाइड है, एंटी एरिथमिक ड्रग ही देंगे, क्योंकि एरिथमिया का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस फ्लेकेनाइड है। बट इसका जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है ना, उसके अंदर हम देंगे प्रोकिनामाइड। प्रोकिनामाइड हम इमरजेंसी सिचुएशन में देंगे, और इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, मतलब कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से इस जो पाथवे को हम जला देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि करंट नॉर्मल पाथवे से फॉलो हो। इसमें भी ये जो एबनॉर्मल पाथवे है, इसको हम जला देंगे। ठीक है, अब आता है प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल। पिछली बार मैंने बात किया था कि शॉर्ट पी आर, इसका मतलब ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया था। अब इसमें हम बात करेंगे ब्रेडिकार्डिया के बारे में, प्रोलॉन्ग पी आर। अब इसमें ना फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक आता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें आ रहा है मेन इशू एवी नोड पर। ओके, जैसे नॉर्मल करंट पाता है ऐसे नोड से एवी नोड, बंडल ऑफ हिस पुर्किंजे फाइबर, ये क्यू वेव शो करता है। ओके गाइस, तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में प्रॉब्लम आती है ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में। ओके, यहाँ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर हम बात करें तो सार्कोडोसिस हो गया, हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, या जो एशकॉफ नोड्यूल्स हैं, ओके, वो सब आ गए, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे नोड से करंट एवी नोड में पास नहीं हो पाएगा। तो पास नहीं होता है तो मतलब क्या होता है कि इसमें ये दोनों ऐसे नोड और एवी नोड क्या डिसाइड करते हैं? पी आर वेव, पी आर इंटरवल। तो अभी क्या होता है कि इन दोनों में प्रॉब्लम आ रहा है, तो पी आर जल्दी आएगा नहीं, तो पी आर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे करंट आगे नहीं जाता है, तो मतलब वेंट्रिकल एक्साइट नहीं हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आगे करंट पास ही नहीं हो रहा है, तो इससे ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक दो तरीके के होते हैं, मोबिट्स 1 और मोबिट्स 2। गाइज मैंने इसमें नहीं आएगा, ये नॉर्मल है। ओके, प्रॉब्लम सिर्फ इसमें रहेगी और इसमें भी इसमें रहेगी, क्योंकि मेरे को डायग्राम नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसी को इसी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एबनॉर्मल है। ओके, और यहाँ जो दिखा था ना, इसमें कोई आपको ध्यान नहीं देना है, ये नॉर्मल ही है। ओके, तो मेन प्रॉब्लम इसमें होगी, जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें मोबिट्स 1 में प्रॉब्लम एवी नोडल होगा, इसको बोलते हैं इंट्रानोडल प्रॉब्लम। और जो मोबिट्स 2 होता है उसमें इंफ्रानोडल प्रॉब्लम आती है, आप देख सकते हैं नीचे साइड में इंफ्रानोडल। ओके, तो अब ये इसको और इसको कंफ्यूज मत करिएगा गाइस, ये जो है ना ऐसे नोड और एबी नोड के बीच का जो प्रॉब्लम, वो सिर्फ इसी में आएगा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। देखो डायग्राम नहीं मिल रहा था, मैंने इसीलिए इसको किया। अब ईसीजी में क्या मिलेगा? जैसे मैंने बताया था कि प्रोलॉन्ग्ड पीआर मिलेगा ऐसे नोड और एवी नोड में, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। देखो आप ये देख सकते हैं पी वेव और क्यू आर एस, देखो इसमें आपको डिस्टेंस बहुत प्रोलॉन्ग मिल रहा है, यहाँ भी पी वेव और क्यू आर एस, तो इसमें डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में बहुत प्रोलॉन्ग है, तो इसमें ब्रेडिकार्डिया मिलेगा। मोबिट्स 1 में प्रॉब्लम कहाँ आती है? एवी नोड में आती है। ओके, तो एवी नोड में प्रॉब्लम आती है। अब आप ये ना इसका डायग्राम देखो, देखो पी वेव और क्यू आर एस, पी वेव और क्यू आर एस, देखो पिछला पी वेव और क्यू आर एस और ये वाला पी वेव और क्यू आर एस, ओके, ये दोनों अनइक्वल रहेंगे, ये आपको आइडेंटिफाई करेगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। इससे पहले वाला ईसीजी आप देखिए, पी वेव और क्यू आर एस का डिस्टेंस बड़ा है, इसमें छोटा है, तो एबनॉर्मल पी आर बिफोर एंड आफ्टर, ओके, अनइक्वल रहता है। और इसमें बीच में एक गैप मिलेगा, क्योंकि इसमें एवी नोडल में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो एक ईसीजी आपको एक पार्ट आपको गैप मिलेगा, तो ये आपको आइडेंटिफाई करेगा। तो बिफोर और आफ्टर में जो पी आर होता है वो अनइक्वल होता है, वहीं जो मोबिस 2 होता है वो इंफ्रानोडल होता है, उसमें क्या होता है? इक्वल होता है। पी आर और पी आर में आप देख सकते हो नीचे, पी आर और पी आर में ना आपको इक्वल मिलेगा ये मोबिस 2 में, तो ये आपको आइडेंटिफाई करता है मोबिस 1 और मोबिस 2 में। तो हमेशा याद रखना, मोबिस 1 का प्रॉब्लम इंट्रानोडल होता है और मोबिस 2 का प्रॉब्लम इंफ्रानोडल होता है। तो जो भी हार्ट ब्लॉक आता है उसमें अगर ये जो प्रोसेस में ब्लॉकेज आ गया तो समझ जाइएगा कि ये ब्रेडिकार्डिया ही है। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में प्रॉब्लम आती है सिर्फ इसमें, एवी नोड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो करंट आके पास ही नहीं करेगा। तो इसमें क्या आता है ना, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो डिस्टेंस आप देख सकते हो बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, और इसमें आपको बहुत बहुत कम पी वेव मिलेंगे, बहुत कम क्यू आर एस वेव मिलेंगे। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये
थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। ओके, और गाइज इसको आप कंसिडर मत करिए, ये सिर्फ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में शो करता है। मेरे को डायग्राम नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने इसी डायग्राम को एक्सटेंड किया है। ओके, अब पेसमेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों पेसमेकर हमें ज़रूरत पड़ती है? देखिए, पेसमेकर का सबसे पहला काम होता है कि वो एबनॉर्मल रिदम को आइडेंटिफाई करके उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करे, प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ताकि उसमें जो भी एबनॉर्मल रिदम हो उसको नॉर्मल करे। तो ब्रेडिकार्डिया का सिचुएशन आता है ना, जैसे कि साइनस, सिक्स साइनस सिंड्रोम, मोबिस टू हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। देखिए, सिक्स साइनस सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ऐसे नोड में प्रॉब्लम। तो इसमें ऐसे नोड प्रॉब्लम है तो पी वेव्स आएगा ही नहीं एसीजी में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मोबिस टू हार्ट ब्लॉक जो मैंने बताया था, मोबिस टू हार्ट ब्लॉक। ओके, देखिए मोबिस टू हार्ट ब्लॉक में यहाँ ये इंफ्रानोडल प्रॉब्लम है। ओके, तो इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं पेसमेकर। और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। ओके, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। ओके, तो इसमें तो तीन चीज़ों में हम पेसमेकर यूज़ कर सकते हैं, और पेसमेकर हम लगाते हैं क्लेविकल के नीचे सबक्यूटेनियसली। ओके, ये डिसाइड करता है ब्रेडी कार्डिया का जो रिदम होता है उसको नॉर्मलाइज करता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। वहीं बात करें आईसीडी को, जो इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर है, ये टैकीकार्डिया के जो रिदम होते हैं, जो एक्सेसिव एबनॉर्मल रिदम है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको डिसाइड करता है और उसमें करंट पास करता है। तो गाइस आपको इस आईसीडी में ना एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको फील होगा जब जिस पेशेंट के ऊपर लगा रहता है ना सबक्यूटेनियसली इंफ्राक्लेविकुलर, तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होगा, क्योंकि ये टैकीकार्डिया के रिदम को नॉर्मलाइज करता है। ओके, तो पेसमेकर ब्रेडिकार्डिया के रिदम को नॉर्मलाइज करता है और ये टैकीकार्डिया के लिए। तो आपको एग्जांपल क्या लिखना पड़ेगा कि कब कब यूज़ कर सकते हैं आईसीडी? सबसे पहले ब्रुगाडा सिंड्रोम में यूज़ कर सकते हैं। ये सोडियम चैनल डिफेक्ट है गाइस, तो आप ये एक बार देख लीजिएगा। और जिसमें भी कार्डियोमायोपैथी होती है ना, जो भी तरीके का डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया या हाइपर ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी हो, उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनेरिज्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब पूरा मिला के डिफरेंस ये है, पेसमेकर हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब ब्रेडी एरिथमिया प्रॉब्लम आए। ओके, और इसमें आता है आईसीडी यूज़ कर सकते हैं हम जब टैकी एरिथमिया का इशू आएगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन। देखो गाइस, ये दोनों ही प्रॉब्लम आती है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रा वेंट्रिकुलर मतलब क्या? वेंट्रिकल के ऊपर प्रॉब्लम है, मतलब कहाँ प्रॉब्लम है? एट्रिया में। ओके, तो जो एट्रियल फ्लटर होता है ना, उसमें राइट साइडेड हार्ट में प्रॉब्लम होती है, राइट साइडेड एट्रिया में प्रॉब्लम होती है, और वहीं एट्रियल फिब्रिलेशन है ना, वो लेफ्ट में प्रॉब्लम होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों आइडेंटिफाइंग फीचर है। एट्रियल फिब्रिलेशन है ना गाइस, ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें जो क्लॉट्स बनते हैं ना, वो ब्रेन में जा सकते हैं। तो एम्बोलिक सिंड्रोम शो हो सकता है पेशेंट, क्योंकि ये जो क्लॉट छोटे छोटे बनते हैं, तो ये इतना, क्योंकि एट्रिया इतना जोर से फायर करता है ना, तो जिसमें जितना भी क्लॉट रहेगा ना यहाँ, वो टूट के डायरेक्ट ब्रेन में यहाँ से चला जाएगा। वहाँ जबकि एट्रियल फ्लटर में क्या होता है ना, कि यहाँ करंट है ना पास होता रहता है, इसमें री एंट्रेंट सर्किट चलता रहता है यहाँ। ओके, तो ये दोनों ही एबनॉर्मल करंट पास करते हैं नीचे, ठीक है, और इससे क्या होता है कि एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वेंट्रिकल से मैच नहीं कर सकता, तो एवी डिसोसिएशन हमें देखने मिलता है। तो आप ईसीजी में देख सकते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले इसमें पी वेव दिखेगा नहीं, क्योंकि इतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो मैंने क्या बताया था, एट्रिया ऐसे नोड को क्या डिसाइड करता है, एट्रिया को। तो इसमें क्या होता है ना कि ये इतना जोर से फायर करेगा, तो इसमें पी वेव आएगा ही नहीं, और इसमें क्यूआरएस वेव बहुत छोटा रहता है इसमें। ओके, बहुत छोटा क्यूआरएस वेव रहता है, एकदम शॉर्ट या नैरो क्यूआरएस वेव हमें देखने मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो, उसमें नैरो क्यूआरएस वेव आता है गाइस। ओके, इसका मतलब नैरो क्यूआरएस का वेव का मतलब क्या होता है कि करंट इतनी जल्दी से वेंट्रिकल में पास किया ना, कि वेंट्रिकल को फिल होने का टाइम ही नहीं मिला। पहली बात तो, जो वेंट्रिकल फिल ही नहीं हो पाएगा तो आगे क्या ब्लड पास करेगा, राइट? तो क्यूआरएस वेव शॉर्ट हो जाता है। तो जब वेंट्रिकल कभी भी फिल नहीं कर पाता, तो इसका मतलब क्यूआरएस वेव शॉर्ट होता है। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। और एट्रियल फ्लटर में क्या होता है ना, जो पी वेव होती है ना, उसमें हम सॉ टूथ अपीयरेंस देखने मिलता है। जो सॉ टूथ अपीयरेंस होता है ना, वो हमें एट्रियल फ्लटर में देखने मिलता है। तो ये डिफरेंस रहा। अब दोनों का ही ट्रीटमेंट गाइस RACE से, जो मैंने मेंशन नहीं किया है, आपको नोट करना पड़ेगा। आर का मतलब होता है कि हमें रेट को कंट्रोल करना है, क्योंकि इसमें रेट बहुत तेज़ी से जा रहा है आगे। ओके, तो रेट कंट्रोल करने के लिए हम एस्मोलोल दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर, या फिर वेरापामिल दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आर फॉर ए फॉर एंटी कोएगुलेंट दे सकते हैं। ओके, इसमें आते हैं एग्जांपल, रेवोक्साबेन आ सकता है। ओके, और इबागैट्रिन आ सकता है। तो ये सब कुछ एंटी कोएगुलेंट है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। आर का मतलब रेट कंट्रोल हो गया, ए का मतलब एंटी कोएगुलेंट हो गया, सी का मतलब होता है कार्डियोवर्जन कर सकते हैं, केमिकल कार्डियोवर्जन। इसमें क्या कर सकते हैं हम, एंटी एरिथमिक ड्रग देंगे, जिसका एग्जांपल है एब्यूटिलाइड। ओके, और जो ई का मतलब होता है, जिसमें RACE, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन, इसमें हम डीसी शॉक दे सकते हैं। देखिए गाइस, डीसी शॉक इसके अंदर 200 जूल का होता है, और इसमें 25 से 50 जूल का डीसी शॉक होता है। तो ये डिफरेंस आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो और सबसे पहली बात एक और चीज़ इसमें समझाने वाली बात ये है कि जब वो करंट पास होगा ना एकदम जल्दी से, तो यहाँ वेगस होता है। वेगस उस करंट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 300 से 600 रेट से फायर करेगा, 300 से 600 रेट, ओके। तो उसको यहाँ वेगस होता है वो जो कंट्रोल करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेगस नहीं होगा ना तो गाइस ये तो खत्म ही है, हार्ट तो खत्म ही है। तो वेगस हेल्प करता है। बट जब भी कोई अल्कोहलिक होता है ना, तो अल्कोहल जब पीते हो ना तो वेगस हट जाता है। तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है। वेगस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। जब भी अगर एट्रिया में ज़्यादा ट्विचिंग हो गया ना, और ये भी करंट मतलब एट्रिया से जो करंट आ रहा है नीचे, तो उसको रोकता है वेगस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी अल्कोहलिक है, अगर वो अल्कोहल पी रहा है तो वेगस हट जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो वेगस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें जो एट्रिया का जो रेट होता है वो 300 से 600 होता है, और यहाँ होता है 200 से 300। तो ये डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखने वाली बात। अब बात करते हैं कि एंटी एरिथमिक ड्रग के बारे में। गाइस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। सबसे पहले मैं समझा दूँ मैकेनिज्म, जो ये डायग्राम शो कर रहा है। देखो यहाँ सोडियम अंदर आ रहा है सेल के अंदर, पोटेशियम बाहर जा रहा है सेल के बाहर। वहीं जब पोटेशियम चैनल बंद हुआ तो कैल्शियम चैनल ओपन हो गया, वो कैल्शियम अंदर आ रहा है। फिर लेटर ऑन जब पोटेशियम ओपन हो गया तो पोटेशियम फिर से बाहर जाना शुरू किया, और यहाँ के नॉर्मल प्रोसेस हो गया। मतलब कि जब भी सोडियम अंदर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि डिपोलराइजेशन चालू हो गया। जब सोडियम अंदर आता है तो डिपोलराइजेशन, और जब पोटेशियम धीरे धीरे जाता है तो जब ये नीचे आता है ना तो ये रिपोलराइजेशन शो करता है। तो एक सिंपल सा मतलब याद रखिए कि जब भी ग्राफ ऊपर जाए तो डिपोलराइजेशन, ग्राफ नीचे आए तो रिपोलराइजेशन, और अगर इस बेस लाइन के नीचे आ गया तो हाइपर पोलराइजेशन। बस इतना इन्फॉर्मेशन रखिएगा। अब हमें क्या करना है कि सोडियम का जो इनफ्लो होता है उसको रोकने के लिए हम सोडियम चैनल ब्लॉकर देंगे। तो इसका एग्जांपल है, मतलब इसमें 3 ड्रग्स आते हैं, 1A 1B 1C, जिसमें 1A वाले हायर क्लास के लोग होते हैं जिसको हम क्वीन और प्रिंस बोलते हैं। तो क्वीन मतलब क्विनिडीन, प्रिंस मतलब प्रोकिनामाइड। IB का मतलब क्या होता है कि ये होते हैं जो उनके नौकर होते हैं, जो लेग दबाने के काम आते हैं, पैर दबाने के, जिसको हम एग्जांपल लिडोकेन। और C क्लास के लोग होते हैं, जो ड्रग होता है वो फ्लोकेनाइड होते हैं, फ्लेकेनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। तो ऐसे याद रखिए 1A 1B 1C, ओके। ये मॉडरेट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। वहीं जो टाइप 4 वाले होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसमें वेरापामिल, डिल्टियाज़ाम दे सकते हैं। टाइप 2 वाले होते हैं बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनॉल, मेटालोल, ओके, ये देख सकते हैं। और यहाँ आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, जो एमियोडेरॉन, सोटोलोल, ये सब ड्रग्स होते हैं, ओके। तो ये सब आपके एंटी एरिथमिक ड्रग होते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा।